नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ यहाँ पर डिटेल में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आज का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 21 अगस्त को। हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। 21 अगस्त को मनाते हैं हम लोग विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। इस दिवस को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि दुनिया भर में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को ये बताया जाए कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे बुज़ुर्ग और क्यों हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना भी हमको हमारे एक जीवन का एक व्यवहारिक ज्ञान मिलता है वो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा ही प्राप्त होता है। उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनके बेस पे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलती हैं और उन्हें ज़िंदगी भर हमारे लिए किया होता है। तो जब वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें बताने के लिए पूरी दुनिया में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं 21 अगस्त को हर साल। इस दिवस की घोषणा पहली बार 1990 में 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, ये पहली बार जो दुनिया के सामने आया था वो 1988 में आया था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस दिवस को मनाए जाने संबंधित एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 19 अगस्त 1988 को जो है ये हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया था। उसके बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिवस को मनाने पर मोहर लगा दी और फिर पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाने लगा। तो रोनाल्ड रीगन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है मनाने की बात कही थी और इन्हीं के हस्ताक्षर के साथ ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में एक सुनहरे राज्य नहीं देश होगा यहाँ पर, किस देश में एक सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है। अभी रिसेंटली नेपाल में एक सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे सोने की तरह जो है ये चमक रहा है कछुआ। तो ये जो कछुआ है ये नेपाल के धनुषा जिले के धनुषधाम नगर निगम इलाके में पाया गया है और बताया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इसका जो रंग है वो सुनहरा हो गया है। हालांकि कई लोग जो है इसको यहाँ पर अवतार मान रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है जो कि नॉर्मली नहीं होती, जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे का बीच में उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की घटना हुई थी जिसमें एक बच्चे की पूंछ थी, तो उसको जो है लोग पूजा अर्चना कर रहे थे उस बच्चे की। और भी कई ऐसे केस दुनिया भर में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ये केस देखने को मिला है। तो हालांकि इसको जो है मतलब जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से जो है इसका रंग इस तरीके का हुआ है, ये जो है यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है। जो मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है इसने इस कछुए की पहचान भारतीय फ्लैप कछुए के रूप में की है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुनहरे रंग का कछुआ कहाँ पर मिला है अभी रिसेंटली, नेपाल में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा द क्रोना फाइटर्स वीडियो गेम लॉन्च किया गया है। द क्रोना फाइटर्स वीडियो गेम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक गेम लॉन्च किया गया है द क्रोना फाइटर्स। इस गेम के द्वारा बच्चे जो कोविड-19 से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशन या फिर जो नियम कानून हैं सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में जो है बच्चों को सिखाया जाएगा। मास्क पहनो
या फिर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। इस तरीके की कई चीज़ें जो है इस गेम के द्वारा पता चल सकती हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, द कोरोना फाइटर्स इस गेम का नाम है और ये अपने आप में पहला गेम है जो कि कोरोना के ऊपर जो है इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अगस्त 2020 में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन ये क्रिकेटर थे, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये बेसिकली इन्होंने रणजी ट्रॉफियाँ खेली थी मद्रास के लिए। ठीक है, तो ये मैसूर के लिए, माफ़ करिएगा, मैसूर के लिए 1948 से 1963 के बीच जो है इन्होंने मैसूर के लिए कई मैच खेले थे रणजी ट्रॉफी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्रिकेटर थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। इसके अलावा ये कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे, सचिव भी थे और प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो इन्हीं का निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और समर्थन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और समर्थन दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा, ये दिवस आतंकवाद से पीड़ित लोगों की याद और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो कि आतंकवाद, जैसे कि अगर हम सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में आतंकवाद की वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी नरक हो गई है, कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे ही लोगों को याद करने के लिए, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2018 में ये दिवस मनाया गया था, तो इस बार जो है ये तीसरी बार मनाया जा रहा है। ठीक है, 2018 में पहली बार मनाया गया, फिर 19 में, फिर 20 में, तो तीसरी बार जो है इस बार इसका आयोजन हो रहा है। इसी तरीके से मिलता जुलता एक और दिवस है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ये है आतंकवाद विरोधी दिवस, ये 21 मई को मनाया जाता है। और आतंकवाद विरोधी दिवस का लक्ष्य है दुनिया भर को आतंकवाद से बचाने के लिए काम करना और लोगों की आंखें खोलना कि आतंकवाद हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है, ताकि हमारे जो आसपास अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उसके प्रति जो है लोग सरकारों को बता सकें और उनसे निपटा जा सके। तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और जो लोग आतंकवाद की वजह से पीड़ित हैं उनके लिए जो दिवस मनाते हैं हम लोग, वो 21 अगस्त को मनाते हैं। तो दोनों में अलग अलग अंतर है और आपको दोनों ही क्लियर पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा टेस्ट स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरियों की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन सा है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मध्य प्रदेश का नाम मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर उसने फैसला किया कि वो अपने ही वहाँ के जो स्थायी निवासी छात्र हैं उन्हीं को जो है अपने यहाँ पर रोजगार देगा, सरकारी नौकरी मतलब देगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो जो भर्तियाँ यहाँ पर करेगा वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत जो परीक्षाएँ होंगी उनके आधार पर करेगा। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि NRA को जो है मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दी है। तो अब जो है यहाँ पर मतलब जो मध्य प्रदेश में परीक्षाएं होंगी, अब युवाओं को जो है अलग अलग परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नंबर उनके NRA में मिले होंगे उनको, उसी के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। वैसे आपने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में पढ़ा होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी था ये काफ़ी टाइम पहले, जब इसकी जो है मतलब परिकल्पना की गई थी और बताया गया था कि इस तरीके की एक जो है गठन करने की योजना है सरकार की, तो उस समय मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसी चीज़ को जो है एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने NRA को, जैसे कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली इसके गठन को मंजूरी दी है। आरंभ में इसके दायरे में जो रेलवे भर्ती परीक्षाएं होंगी और SSC की जो परीक्षा होती है, इसके अलावा जो बैंक परीक्षाएं होंगी वो आएंगी। तो अभी तक क्या होता है कि अगर आपको RRB, रेलवे की, बैंक की या फिर SSB की, SSC की, इनकी परीक्षा देनी होती है तो उसके लिए आपको अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, अलग अलग बार फीस जमा करना होता है। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन अब जो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये आपका जो है एक परीक्षा लेगी और उस परीक्षा के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे और वो जो नंबर होंगे वो 3 साल तक के लिए वैलिड होंगे। हालांकि आप अगर अपना स्कोर अगर सुधारना चाहते हैं तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो साल में 2 बार जो है ये परीक्षा होगी और आपको मतलब जैसे TET का सिस्टम है ना अभी कि TET पास करो तो उसकी वैलिडिटी रहती है एक निश्चित टाइम तक। तो उतने टाइम तक जो है अगर टीचिंग के फॉर्म आते हैं तो आप डायरेक्टली उन फॉर्म को भर सकते हो। तो उसी तरीके का ये भी एक सिस्टम होगा
ठीक है। तो इसमें जो है आपको बार बार परीक्षाएं देने वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक करीब 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो कि आपकी परीक्षाएं लेती है। कुछ रेलवे की लेती हैं, कुछ एसएससी की लेती हैं, कुछ आपका बैंकिंग की लेती हैं। तो अब जो है यहाँ पर एनआरए का गठन होने के बाद अब एक ही परीक्षा होगी और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है फ़िलहाल में कि बार बार जो फ़ीस देने का झंझट या फिर बार बार परीक्षा देने का झंझट ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में कुछ छात्रों के लिए ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की कि अगस्त 2020 में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि दूसरा। अभी रिसेंटली आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है और इसमें विराट कोहली को दूसरा स्थान मिला है। इस रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 9वां स्थान मिला है और रवींद्र जडेजा को ऑलराउंडरों की सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो चेतेश्वर पुजारा को इसमें आपका 8वां स्थान मिला है और अजिंक्य रहाणे को इसमें 10वां स्थान मिला है बल्लेबाजों की सूची में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये मैं टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम टॉप बल्लेबाज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है ये टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे हैं। तो आपको ये यहाँ से ध्यान होना चाहिए। और दूसरे स्थान पे कौन है? विराट कोहली। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संकट के कारण कितने करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 1.89 करोड़। अभी रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम बोल देते हैं CMIE, इसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और इसमें इसने बताया है कि कोरोना संकट के दरमियान कितनी नौकरियां भारत में गई और कितनी नौकरियां मिली। तो ओवरऑल इसने बताया कि अब तक की अगर हम बात करते हैं अगस्त मंथ तक के लिए, तो अभी तक जो है 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिसको कि कुछ न्यूज़पेपर में 1.9 करोड़ लिख दिया है राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये 1.89 करोड़ है। तो इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस की वजह से जो पीड़ित लोग हैं वो हैं नौकरी पेशा लोग, यानी कि जो किसी तरीके की नौकरी करते थे और अब जो है क्या हुआ है कि कोविड-19 की वजह से उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में 21% लोग जो है नौकरी पेशा हैं और यही वो कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है कोरोना की वजह से। रिपोर्ट ने ये बताया है कि जुलाई महीने में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। टोटल 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है और इसके बारे में अगर कुछ अपडेट आता है तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, ये जारी की है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में डीबीएस बैंक ने राष्ट्रीय वितरण का नया MD और चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। अभी रिसेंटली डीबीएस बैंक ने राष्ट्रीय वितरण के लिए अपना नया MD और चेयरमैन बनाया है प्रशांत जोशी को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक और CEO हैं वो हैं सुरजीत सोम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही अलग अलग है, याद आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक है राष्ट्रीय वितरण, यानी कि जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के जो MD और CEO होंगे, चेयरमैन होंगे, वो होंगे प्रशांत जोशी। और जबकि अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में जो मतलब बैंक के जो प्रमुख प्रबंध निदेशक और CEO हैं वो हैं सुरजीत सोम। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। डीबीएस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना हुई थी इसकी 1968 सिंगापुर में। ठीक है, ये मैं डीबीएस बैंक इंडिया की बात कर रहा हूँ, डीबीएस बैंक इंडिया की। वैसे ये जो डीबीएस बैंक है ये सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, और इसकी जो भारत वाली जो ब्रांच है वो है मुंबई में। ठीक है, और वैसे ही अगर ग्लोबल वाले देखा जाए तो ये सिंगापुर में 1968 में इसकी सिंगापुर में स्थापना हुई थी डीबीएस बैंक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हॉकी इंडिया ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 61,000 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 10,000 रुपये। अभी रिसेंटली हॉकी इंडिया ने ये फैसला किया है कि जो भी हॉकी खिलाड़ी कोविड-19 की वजह से आपका बेरोज़गार हो गए हैं
उनको जो है 10,000 रुपये वो आर्थिक मदद देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेल से क्या पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दक्षिण क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि किशोर रुंगटा को। अभी रिसेंटली किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दक्षिण क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन हैं। दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि किशोर रुंगटा जो है वो इन राज्यों में जो भी आपका उर्वरक कंपनियां हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके बीच में तालमेल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जो ये फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसका काम ही ये होता है कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी एक प्रमुख संस्थान है। तो जो भी फैसले होते हैं उर्वरक से रिलेटेड वो सभी जो है इसी संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। तो इनको दक्षिण क्षेत्र के लिए अध्यक्ष बनाया गया है भारत में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसको। दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया है। सो अभी रिसेंटली लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है संतोष कुमार गंगवार ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर से देख पाएंगे तो यही है जो लेबर ब्यूरो है उसका नया लोगो है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसको लॉन्च किया है। ये जो लोगो है ये सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है इंग्लिश में, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट कि जो नया लेबर ब्यूरो का जो लोगो है उसके जो 3 स्तंभ हैं या फिर जो 3 लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो उसमें से एक लक्ष्य नहीं होगा, तो ये 3 होंगे, चौथा जो भी दिया होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है और आपका पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से बीच में जो है ये झंडे के तरीके का रंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा एक ग्लोबल हैकथॉन, बेटर हेल्थ हैकथॉन #कोड फॉर कोविड-19 की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि SCL। अभी रिसेंटली SCL ने एक हैकथॉन का आयोजन किया है और इस हैकथॉन का मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं या भी जो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जाए ताकि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारी जो बहुत से प्रॉब्लम हमारे सामने फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, चाहे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर रोजगार से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है इस हैकथॉन के में चर्चा होगी। तो SCL जो है इस हैकथॉन का आयोजन कर रहा है। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बेटर हेल्थ हैकथॉन #कोड फॉर कोविड-19 की घोषणा किसने की, तो आपको पता होना चाहिए SCL लिमिटेड ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत अभी रिसेंटली HSBC बैंक ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। तो बेसिकली ये जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम होगा इसके तहत जो इनके जो कॉरपोरेट ग्राहक हैं, ठीक है, जो कि फैक्ट्री मालिक हैं, फिर इस तरीके के जो लोगों बड़े लोग हैं जो कि कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि आपका पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है, ग्रीनरी का खास ख्याल रखा जाए, कार्बन उत्सर्जन कम हो, तो ऐसी फैक्ट्रियों को या फिर ऐसे कामों को ये HSBC प्रमोट कर रहा है। तो अगर ऐसे काम करने के लिए किसी कॉरपोरेट को पैसे की ज़रूरत होगी तो HSBC उसको लोन वगैरह उपलब्ध करवाएगा अपनी इस पहल के द्वारा। ठीक है, HSBC बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी UK में और इसका मुख्यालय है लंदन UK में। ठीक है, तो ये एक विदेशी बैंक है। ये 1865 में यूनाइटेड किंगडम में स्थापना हुई थी इसकी और लंदन में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से कई लोगों ने सही आंसर दिया भी था। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ आप सभी लोग क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर किया करिए। मैंने आपसे पूछा था कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि महिंदा राजपक्षे। आप बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सो उसका आंसर भी कमेंट करें और साथ में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।